हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवानी, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो हिस्ट्री की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू किया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में 4 डायनेस्टी जो उसकी इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में पढ़ चुके हैं। जब मैंने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बताया था कि इसमें बेसिकली हम 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से ऑलरेडी हम 4 जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी उनको कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियोज़ हमारे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ जाके आप हमारे सभी लेक्चर को देख के जो आपका हिस्ट्री का जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी के बारे में, जिसे कहा गया है लोधी डायनेस्टी। तो ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो सैयद डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो मोहम्मद शाह होता है, उसका जो बेटा होता है आलम शाह, वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो रूलर नहीं होता है और इसी बात का फ़ायदा उठाता है जो लोधी, जो बहलोल लोधी होते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि जो आलम शाह है, ठीक है, वो अपना जो दिल्ली का थ्रोन है उसको छोड़ के बदायूं चला गया है, तो उनके पीछे जो बहलोल लोधी होते हैं वो जाके उस थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और एक नई डायनेस्टी की घोषणा करते हैं जो होती है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की आखिरी लोधी डायनेस्टी की। ठीक है, क्योंकि इसके बाद किसका रूल आएगा? मुगल्स का रूल आएगा। तो बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की। इनकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1451 से 1526 तक का इनका टाइम है। और आपको याद हो तो 1526 में हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसको बाबर आके लड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से जो लोधी डायनेस्टी है वो खत्म होगी और शुरू होगा मुगल का टाइम पीरियड। तो अभी बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की। तो लोधी डायनेस्टी का मैंने आपको टाइम बता दिया, 451 से 1526, और ये लास्ट रूलिंग फैमिली होगी दिल्ली सल्तनत ऑफ इंडिया की। ये जो डायनेस्टी है, इसके जो मुस्लिम है ये अफगान ओरिजिन के हैं। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो अरब ओरिजिन के थे। फर्स्ट लोधी रूलर कौन होता है? बहलोल लोधी होता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल पंजाब का चीफ होता है ये। ठीक है, जो सैयद डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर होता है उसको रिप्लेस करके खुद वहाँ का रूलर बन जाता है, सुल्तान बन जाता है और इस्टेब्लिश करता है लोधी डायनेस्टी को। ठीक है, 1451 में। ये लोधी डायनेस्टी का मैप है कि किस तरह से उन्होंने, क्योंकि देखिए सैयद डायनेस्टी तो पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था, उनके पास तो बस दिल्ली ही बची थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या करता है ये, जैसे ही बहलोल लोधी आता है अपना जो एरिया होता है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। ये आप देख रहे हो, उसने फिर आते ही सबसे पहले जो एरिया था उसको एक्सपैंड किया, पूरा यंगा जो यमुना गंगा, ठीक है ना, उसके आसपास जो आगे जो दिल्ली से जो आगे तक का एरिया था उसको धीरे धीरे उसने अपने एरिया में, अपनी जो एम्पायर है उसमें मिलाने की कोशिश करी। और धीरे धीरे जो लोधी डायनेस्टी था वो वापस से वही उस पोजीशन पर आ गया जो उससे पहले जो बाकी जो डायनेस्टीज थी उन्होंने मेंटेन की हुई थी। बहलोल लोधी टाइम की बात करें इनकी तो 1451 से 89 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। बहलोल लोधी फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के। ठीक है, Behlol was a vigorous leader holding together a loose confederacy of the Afghan and the Turkish chief with his strong personality। तो ऐसा कहा गया है कि जो बहलोल लोधी की जो पर्सनालिटी थी मतलब बहुत ही स्ट्रांग थी, कि ये मानिए कि पहली बात तो ना उनमें किसी बात का कोई ऐसा ईगो नहीं था या किसी बात का कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं था कि वो सुल्तान है तो बिल्कुल अपने आप को उस तरह से दिखाएं। बहुत ही जैसे कि कॉमन मैन रहता था, जैसे उनके बाकी जो नॉबल्स थे, चीफ थे, वो बिल्कुल उनमें अच्छे से घुल मिल के रहने की ही कोशिश करते थे। उन्होंने सबसे पहले आते क्या शुरू करा कि जो अफगान और जो उनके जो तुर्किश चीफ थे उनको मिला के रखने की कोशिश करी, क्योंकि उनको पता था कि अगर सब यूनिटी में रहेंगे तो ऑफकोर्स अपने आप ही जो एम्पायर है वो अपने आप ही स्ट्रांग रहेगा। तो सबसे पहले उन्होंने लोगों के बीच में यूनिटी बनाने की कोशिश करी, उनको मिलाने की कोशिश करी। स्टार्टिंग विद ओनली द कंट्रोल ऑफ रीजन एडजेसेंट टू दिल्ली, बहलोल एक्सटेंडेड द इफेक्टिव बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर टू द बॉर्डर ऑफ बंगाल। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो सैयद डायनेस्टी था उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं था दिल्ली के अलावा, लेकिन बहलोल ने क्या करा, आते ही जो एम्पायर है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ाते बढ़ाते वो उन बाउंड्रीज को बंगाल तक ले गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब कितना पावरफुल रूलर रहा होगा कि एक छोटे से एरिया को वापस से इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। The expansion involved the conquest of the powerful kingdom of Malwa and Jaunpur. बहलोल लोधी वॉज अ वाइस रूलर। तो जैसे कि एक्सपैंड किया था तो वहाँ पर जो दूसरे जो पावरफुल किंगडम थे, मालवा, जौनपुर, सबको जीत लिया था इन्होंने। और बहलोल लोधी हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही वाइस रूलर थे, यहाँ तक कि ये बैठने के लिए नीचे जो उनके मतलब कोई ना, इनको ऐसा नहीं था कि इनको कोई बहुत ही बड़ा सिंहासन चाहिए बैठने के लिए, बल्कि अपने थ्रोन को छोड़ के बल्कि ये नीचे कारपेट पे भी बैठ जाते थे जहाँ इनके बाकी नॉबल्स या चीफ वगैरह बैठते हैं। तो लोगों के पीछे बहुत ही नॉर्मली ऐसे ही बैठते थे। ठीक है, और ये नहीं था कि मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी बात का कोई इन्हें वो नहीं था, अहम नहीं था कि मैं सुल्तान हूँ तो मुझे लोगों को इस चीज़ का शो ऑफ करना है, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से इनके ऐसे नेचर को देखते हुए लोगों का इन पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, लोग इनसे इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है ना, मैक्सिमम रूल इन दिल्ली सल्तनत 38 ईयर्स। और जैसे कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि पूरी दिल्ली सल्तनत के टाइम में जितनी भी डायनेस्टी आई, ये पहले और इकलौते ऐसे रूलर थे जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक रूल किया। ठीक है, 38 ईयर्स।
ही डाइड इन 1489 एडी। तो 1489 एडी में इनकी डेथ हो जाती है और अब इनको आगे चल के इनके जो सक्सेसर होते हैं वो इनके थ्रोन को ऑक्यूपाई करेंगे। अब बात करते हैं सिकंदर शाही की। 1489 से लेके 1570 तक इनका टाइम रहता है। जो सिकंदर शाही होते हैं वो बहलोल लोदी के ही बेटे होते हैं, ठीक है। और ये टाइटल लेते हैं किसका? सिकंदर शाह का, ठीक है, थ्रोन पर बैठने से पहले, ठीक है। ही गेन कंट्रोल ऑफ बिहार। तो जैसे कि अपने जो फादर होते हैं, पहले से इनके फादर इनके लिए इतना कुछ छोड़ के जाते हैं, तो कहते हैं ना पीछे से अगर जो सपोर्ट सिस्टम है अगर वो मिल जाता है तो आगे इतनी मेहनत अगर आप करते हो तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी ईजी हो जाती है। तो इसीलिए पहले से इनके पास अच्छी खासी जो पावर थी उसी को इन्होंने यूज़ करके आगे दूसरे जो एरिया थे उसको कॉन्क्वायर किया, जिसमें सबसे पहले बिहार आता है। और यही फाउंडर है किसके? आगरा सिटी के। जो अभी हमारी मॉडर्न सिटी आगरा है तो उसको स्टैब्लिश किया था सिकंदर शाह ने किया था उसको स्टैब्लिश, ठीक है, 1504 में। तो ये आपको याद रखना है कि आगरा को किसने स्टैब्लिश किया था, कौन थे उसके फाउंडर? तो सिकंदर शाह थे। और कब स्टैब्लिश किया था? 1504 में स्टैब्लिश किया था, ठीक है। और फिर 1506 में वो आगरा को अपनी कैपिटल भी बना लेते हैं। ही सेटअप अ वेल ऑर्गेनाइज स्पाई सिस्टम। इनका जो स्पाई सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मतलब इनको ना हर बात पता चल जाती थी, कहीं कुछ भी हो रहा है तो वो बात ना इन तक पहुंच ही जाती थी। तो सब ना बड़े हम कहते हैं कि शौक रहते थे ये जान के कि कैसे ना मतलब इनको सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं। तो ये किस वजह से था? क्योंकि इनका जो स्पाई सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना, बहुत वेल ऑर्गेनाइज वे में इन्होंने उसको सेटअप किया हुआ था। ही डेवलप्ड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ठीक है ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से डेवलप किया। और साथ में इन्होंने क्या किया था, एक मेजरमेंट की यूनिट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, गज ए सिकंदरी। जो एक गज ए सिकंदरी है, जो गज है उस समय उस गज को रखा गया था 30 इंच के बराबर, ठीक है ना, 30 इंच को गज बोलेंगे, ठीक है। तो उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम बोलते थे गज ए सिकंदरी के नाम से, मेजरमेंट यूनिट थी ये। सिकंदर शाह को म्यूज़िक का भी बड़ा शौक था और म्यूज़िक में स्पेशली वो शहनाई को बड़ा पसंद करते थे, ठीक है ना। एक और काम हुआ था, जो लहाजती सिकंदर शाही करके एक म्यूज़िक था, उसको लॉन्च किया गया था, मतलब कुछ इस तरह से म्यूज़िक के अबाउट कुछ ये काम हुआ था, ठीक है, जो इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो आप ये तो याद रखना कि जो सिकंदर शाह थे उनका म्यूज़िक में बहुत शौक था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी की, ठीक है। सिकंदर्स एल्डेस्ट सन इब्राहिम बिकम सुल्तान इन 1517। तो देखिए जैसे कि हमने कहा कि जो सिकंदर शाह थे अभी तक तो उनका रूल चल रहा था, ठीक है। अब सिकंदर शाह के मरते ही क्या होता है, उनके जो दोनों बेटे होते हैं उनमें चल जाता है झगड़ा कि अब थ्रोन पे कौन बैठेगा। हालांकि जो सिकंदर शाह थे जब वो जिंदा थे उन्होंने तभी इस बात को डिसाइड कर लिया था कि उनके जो दो बेटे हैं उनके लिए वो क्या करेंगे, अपने एम्पायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिससे कि दोनों में झगड़ा ही ना हो। लेकिन उन्होंने अपने जो इब्राहिम था उसको दिल्ली वाला पार्ट दे दिया, ठीक है, और जो जलाल खान था उसको जो जौनपुर का रूलर बना दिया। लेकिन ये बात इब्राहिम लोदी को मतलब दिल्ली में लिया, लेकिन फिर भी उनको ना अच्छा नहीं लगा कि मेरा जो छोटा भाई है जो जलाल खान है, ठीक है ना, उसको कैसे जौनपुर का जो एरिया वो दे दिया। सबसे पहले वो सुल्तान बनते ही वो क्या करते हैं, अपना जो भाई होता है जलाल खान उसको मारते हैं, ठीक है। और अपनी रॉयल अथॉरिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं कि मतलब कहाँ तो जो इनके दादा थे, इनके जो पापा थे वो इतने ज़्यादा हम कहेंगे हम्बल रूलर थे, ठीक है ना। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो तो बल्कि कारपेट पे बैठते थे अपने बाकी नौबत के साथ, किसी बात का कोई ईगो नहीं था उनके अंदर। लेकिन अब जो इब्राहिम लोदी है ये हो जाता है चेंज, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपनी रॉयल अथॉरिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं इसे ना घमंड आ जाता है उस बात का, ठीक है। तो और सभी लोगों के लिए जितने भी जो बाकी जो नॉबल्स होते हैं, चीफ होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हो जाता है, ठीक है। कि मतलब कोई भी अगर जरा सा भी इसे लगता था कि मेरे खिलाफ जाके कुछ कर सकता है तो सीधा उनको मरवा दिया करता था। अपने जो नॉबल्स हैं उनके साथ भी कोई बहुत अच्छा बिहेव नहीं करता था, और जहाँ भी इसको लगता था कोई इसको ह्यूमिलेट कर रहा है या कुछ भी इसको ज़रा सा भी फील होता था, सीधा उनको बहुत ही हम कहेंगे रूड हो चुका था ये था, ठीक है। बिल्कुल भी हम कहेंगे कि किसी के साथ कोई इसकी हमदर्दी नहीं थी, सीधा मरवाने पे मतलब उतरा हुआ था ये तो। ही ऑल्सो ट्रीटेड हिज सन दिलवर खान लोधी क्रूअली, ठीक है ना। यहाँ तक कि इसने अपने बेटे तक को भी नहीं छोड़ा, अपने बेटे के साथ भी ये एकदम क्रूअल बिहेव ही रखता है। तो सोचो जब इसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो आसपास वालों को क्या हाल किया होगा। अब होता क्या है, इसकी ऐसे बिहेवियर की वजह से विच लेड द गवर्नर ऑफ द पंजाब दलावत खान लोधी टू इनवाइट द मुगल रूलर ऑफ काबुल। इसका खुद के ही ये फैमिली मेंबर होते हैं जो दलावत खान लोधी होते हैं, इसे खुद के चाचा होते हैं, ये खुद परेशान हो जाते हैं इसके बिहेवियर से कि ना ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। और जो ये दलावत खान लोधी होता है ये क्या करता है, जो मुगल रूलर होता है काबुल में, उस समय बाबर कहाँ रूल कर रहा होता है, उस समय काबुल में रूल कर रहा होता है, और ये बाबर से कहता है कि तुम इंडिया में आके अटैक करो और जो ये इब्राहिम लोधी है इसको यहाँ से हटाओ। और बाबर को साथ में और कौन इनवाइट करता है, राणा संगा, ठीक है ना। जो राणा संगा होता है वो भी बाबर को इनवाइट करते हैं। तो दलावत खान लोधी और राणा संगा दोनों बोलते हैं बाबर से कि तुम यहाँ
यहाँ पर आओ। राणा संगा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खतौली की बैटल होती है 1518 में। उसमें जो राणा संगा होते हैं, जो इब्राहिम लोधी होते हैं, दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई। उसमें जो इब्राहिम लोधी है, भले ही वो हार जरूर जाता है राणा संगा से, लेकिन राणा संगा का एक अपना जो हाथ है वो गवा देते हैं इस बैटल में। तो कहीं ना कहीं उनकी जो दिमाग में ये बात रहती है कि अगर दोबारा अटैक होता है तो शायद वो इस बार ना जीत पाए, है ना। और भाई अपने जो हाथ कटना है उसका दुख भी उन्हें रहता है। तो उनको लगता है कि ये अच्छा मौका है, मैं भी बाबर से बोल देता हूँ कि ठीक है वो आके इंडिया में इन्वेड करे और इसको इब्राहिम लोधी को हटाएगा, तो फिर बाद में क्या होगा, थ्रोन खाली हो जाएगा और मेरे लिए जगह बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होता है। फिर जो बाबर है, अब देखिए बाबर का क्या था, बाबर के पास टेक्निक्स बहुत अच्छी थी। उस समय तोप होती थी, जो बारूद था, जो भारत में कोई जानता भी नहीं था, वो सारे टेक्निक्स बाबर के पास थे। लेकिन उसके पास आर्मी नहीं थी, लोग नहीं थे उतने, बल्कि और जो यहाँ पर जो रूलर थे इब्राहिम लोधी, उसके पास लोग अच्छे खासे थे। तो बाबर को पता था कि अगर वो ऐसे ही चला जाएगा तो वहाँ पर वो जो बैटल है उसको जीत नहीं पाएगा। तो इसमें मदद करता है उसका जो दलावत खान लोधी होता है, ठीक है, और जो राणा संगा होता है, वो क्या बोलते हैं कि आर्मी हम देंगे आपको, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर आके इन्वेड करो। अब बाबर मान जाता है। दलावत खान लोधी तो साथ देता है बाबर का, ठीक है, बैटल के टाइम पे वो उसको आर्मी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो राणा संगा होता है वो कह तो देते हैं, लेकिन इनको आर्मी वार्मी कुछ नहीं देते, बाद में वो पीछे हट जाते हैं अपनी बात से। इसी वजह से फिर जो बाबर होता है वो एक साल बाद इन्हें भी नहीं छोड़ता राणा संगा को, और इनसे भी 1527 में इनके साथ ही बैटल होती है, ठीक है, और उसमें वो राणा संगा को हरा देता है। तो ये तो बात की बात है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526। और वही जो बाबर होता है वो इंडिया में आता है और जो इब्राहिम लोधी होता है उसको डिफीट करता है। और उस दोनों की जो बैटल होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है ये इतिहास में, ठीक है, क्योंकि यहीं से जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है वो होगा खत्म और अब शुरू होगा मुगल पीरियड, जिसे शुरू करेगा बाबर। ठीक है, तो इन दोनों की जो बैटल होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, इसी बैटल को नाम दिया गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि ये बैटल कहाँ होती है, पानीपत में होती है। ठीक है, 1526 में। तो बैटल ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस तरह से जो ये पूरा का पूरा जो लोधी वंश है वो खत्म हो जाता है और शुरू होता है मुगल पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से फिर आगे चल के जो ये बाबर होता है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर सबसे पहले लोधी डायनेस्टी को खत्म करता है, इब्राहिम लोधी को, और उसके बाद फिर एक साल बाद ही ये राणा संगा से इसका युद्ध होता है और राणा संगा को खत्म करता है, क्योंकि ये अपनी उसी बात का बदला लेता है कि ये इसको बोल तो देते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे जब आप इब्राहिम लोधी को डिफीट करोगे, लेकिन राणा संगा अपनी बात से पीछे हट जाता है। ठीक है, तो इसी बात का बदला लेते हुए फिर ये राणा संगा को भी खत्म कर देता है और आगे अब आपका चलेगा मुगल पीरियड। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही था। पूरी यहाँ पर हमारी जो लोधी डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। जितना भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।